हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम एक ही क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि ऑप्शन भी काटना सीखें और एक ही क्वेश्चन से 4-5 और क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप बने रहें। मेरी गारंटी है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा फिर ऑप्शन में है आपके पहला सुनी जा सकती है। आप बस देखते रहे, इससे कैसे क्वेश्चन और बनाएंगे आप खुद देखना। नहीं सुनी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है कभी कभी सुनी जा सकती है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी और इनमें आए हुए क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए एसएससी और ये कुछ आरआरबी जो एग्ज़ाम होते रहे, ये सारे क्वेश्चन बार बार अदर एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आप इन्हें गौर से देखें, सब कुछ इसमें आपके क्लियर होने वाला है। अब सबसे पहले प्राश्रव्य ध्वनि मैंने बताया था। ध्वनियाँ 3 प्रकार की मैंने आपको बताई थी, एक तो श्रव्य और एक अश्रव्य और एक और क्या था, पराश्रव्य। पिछला लेक्चर अटेंड करें, आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, श्रव्य ध्वनि, श्रव्य यानी सुनना, और जो हमारी सुनने वाली ध्वनि थी वो 20 से 20,000 हर्ज थी, और 20,000 से अधिक वाली क्या थी, पराश्रव्य। तो क्या मनुष्य, मुझे बताओ, मनुष्य की रेंज जो है सिर्फ पराश जो है यहाँ तक ही सुन सकती है, 20 से 20,000 हर्ज। मुझे बताओ क्या 20,000 से अधिक वाली सुन सकती है क्या? नहीं। तो ये बोल रहा है पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा तो नहीं सुनी जा सकती, पराश्रव्य में आती है 20,000 से ज़्यादा। तो क्या पराश्रव्य हम सुन सकते हैं? नहीं। कुत्ते या कोई जंगली जानवर ऐसे होते हैं, वो इन्हें जरूर सुन सकते हैं 20,000 से ज़्यादा वाली। ठीक है, तो ये इसीलिए नहीं सुनी जा सकती, इसमें ये ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए अगर श्रव्य ध्वनि की प्रास पूछ ले आपसे क्या होती है, तो 20 से 20,000 हर्ज, और अश्रव्य ध्वनि जो होती है 0 से 20 हर्ज, ये 20 हर्ज। तो ये देखो, इससे हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछ ले कि अश्रव्य ध्वनि की प्रास बताइए या रेंज बताइए, तो आपको 0 से 20 हर्ज, श्रव्य की 20 से 20,000 हर्ज। ये जो होता है, इसमें अश्रव्य का मतलब बिल्कुल बारीक, कुछ छोटी सी हलचल और होने पर भी कोई सुन ले उसे अश्रव्य। हमारा कान नहीं सुन सकता है, हमारा कान सिर्फ 20 से 20,000 हर्ज की आवृत्ति को ही सुन सकता है। ये जो होती है, एक गेंडा होता है, गेंडे के अंदर ये गुण होता है कि वो अश्रव्य ध्वनि को भी सुन लेता है, यानी कि जो हमें सुनाई नहीं देता है वो उसे सुनाई दे जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन से हमने कम से कम 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, तो इसके साथ आगे चलते हैं। आप सिर्फ बने रहिए, मेरी गारंटी है आपको कि इस ध्वनि वाले टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। बस आप सिर्फ ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा के देखें, ईयरफोन नहीं है तो भी आप कहीं एक जगह शांत माहौल में बैठ करके देखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, बाधाओं या शिकार का पता लगाने के लिए डॉल्फिन या चमगादड़ किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, चमगादड़ वाला कल वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि यह परावर्तन यानी ध्वनि परावर्तित करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो है चमगादड़ छोड़ता है, और किसी जंतु से, किसी जीव से, छोटे से कीड़े मकोड़े जीव से वो वापस टकरा करके उसके पास कानों तक पहुंचते, यानी क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यानी प्रतिध्वनि, ध्वनि तो गई और टकरा करके जो वापस आ रही ध्वनि उसे बोलते प्रतिध्वनि। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन है ध्वनि का प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है प्रतिध्वनि का निर्धारण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप खुद सोचिए कि क्या प्रकीर्णन हो सकता है? प्रकीर्णन मैंने प्रकाश वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको। प्रकीर्णन यानी किसी बूंद से प्रकाश का टकरा करके बिखर जाना। तो मान लीजिए ध्वनि है, ध्वनि भी टकरा करके बिखर रही है, तो अब मान लीजिए ये कोई शिकारी है, यहाँ पर ये कोई एक चमगादड़ है, मान लीजिए एक चमगादड़ है, और यहाँ पर कोई
एक कीट है जो उड़ रहा है और ये ध्वनि इस प्रकार से छोड़ रहा है। आप खुद सोचना, इसको कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर यहाँ से प्रकीर्णन हो जाता है मान लो ध्वनि का, तो ध्वनि तो चारों ओर बिखर गई ना, बिखर गई तो ऊर्जा भी बिखर गई। मान लो इस साइड में लौट के भी आएगी तो क्या उतनी ऊर्जा से वापस आएगी? क्या इसको सुनाई देगी चमगादड़ को? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए प्रकीर्णन तो हो ही नहीं सकता है। अपवर्तन की घटना प्रकाश मैंने आपको बताई थी कि यानी अगर यहाँ से टकरा करके इसी मध्य में, यानी कि इस कीड़े मकोड़े के अंदर ही होकर के निकल जाए बाहर की ओर, तो ऐसी भी घटना कोई नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रतिध्वनि का निर्धारण, हाँ ये है। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया था, जो पराश्रव्य ध्वनि भेजेगा टकराने के बाद वापस इनके कान तक पहुंचेगी, तो ध्वनि तो जा रही है लेकिन टकरा के वापस आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि का निर्धारण होता है इसमें, तो इसका ऑप्शन होगा प्रतिध्वनि। व्हेल मछली जो होती है, यानी ये डॉल्फिन मछली भी इसका यही प्रयोग करती है, यानी वो भी ये जो प्राश्रव्य तरंगों को छोड़ती है उसके बाद अपने शिकारी का ऐसे ही पता लगाती है, यानी शिकारी से जो ध्वनि टकराएगी, टकराने के बाद प्रतिध्वनि वापस उसके पास आएगी और उसे पता चल जाता है कि आगे कोई न कोई इतनी दूरी पे शिकार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बस आप लगातार बने रहे मेरे साथ, मेरी गारंटी है मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, क्योंकि ये चैनल मैंने बच्चों को सिखाने के लिए खोला है। ऐसे बच्चे जो वाकई नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक से नहीं समझ पाते हैं, या मान लो कि वो कोर्स नहीं खरीद पाते कहीं से, तो आप मेरे साथ पढ़े, मेरी गारंटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ ना, यानी आप स्टूडेंट है, एक मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ आपकी एक हेल्प कर रहा हूँ। ऐसे आप बड़े हो तो एक छोटा भाई मान सकते हो, और अगर छोटे हो तो एक बड़ा भाई मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? पहला ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन 100 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन 664 मीटर प्रति सेकंड। आपको इनमें फालतू की झंझट में नहीं फंसना है। मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है, प्लीज़ आप जाए मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं भी तो A+ अकेडमी नीचे लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, उसमें प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने पे ध्वनि वाला टॉपिक दिखेगा, वो सारे लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। उससे आपके बहुत सारे डाउट ऐसे क्लियर हो जाएंगे, 2 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए, ये बढ़ जाए, ये घट जाए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, वरना इसको रटोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यानी मैंने बताया था दाब बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, हमें क्या मतलब है? दाब से ध्वनि का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस आपको ही ध्यान रखना है। 322 है मीटर प्रति सेकंड, तो उतनी ही रहेगी। फर्क किससे पड़ता है? ताप से। वीडियो देखो पिछला मेरा, ताप से पड़ता है, यानी ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी उस माध्यम में, बस। तो दाब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 322 मीटर प्रति सेकंड है तो 322 ही रहेगी ना। ये कहाँ से आ जाएगी? आधी, डबल और तिबल, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, सामान्य जो वायु के अंदर जो है चाल होती है ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर इसमें आपके लिए ताप का आ जाए कि ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर आपको लिख देना कि ध्वनि की चाल भी उस माध्यम में क्या है? बढ़ जाएगी, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ये बोल रहा है किस में अधिकतम चाल होगी इसकी, तो पहला ये बोल रहा है वायु में, दूसरा बोल रहा है निर्वात में, तीसरा बोल रहा है जल में और चौथा स्टील में। अरे सर, मैंने आपको बताया हुआ है ध्वनि की चाल पिछले वीडियो में आप देखिए, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। आपको कुछ इस तरीके से मैंने लिखाया हुआ, याद आया हुआ आपको, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सबसे ज़्यादा तो होगा ठोस में, उसके बाद ध्वनि की उससे कम चाल होगी द्रव में, और इससे भी कम चाल किस में? गैस में। आपको लिखा रखा है द्रव्य। कुछ बच्चों को जो द्रव और द्रव्य में समझ में नहीं आता फर्क, तो द्रव्य की ही ये जो है 3 अलग अलग प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस, इसलिए आप फर्क समझे इसमें द्रव्य और द्रव में, है ना। द्रव्य का ही भाग है द्रव, ठीक है।
तो इसका मतलब किस में होगा, सबसे ज़्यादा ठोस में। मुझे बताओ वायु ठोस है क्या, नहीं। निर्वात में तो पॉसिबल नहीं है, देखते ही काट दो। निर्वात में जो है वायु की क्या है, वायु गमन करती ही नहीं है, ठीक है, यानी कि अपनी ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है। जल में भी नहीं हो सकता, जल द्रव है, हमें तो चाहिए ठोस, स्टील एक ठोस है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, स्टील में, उसके बाद जल में, और उसके बाद फिर वायु में होगा। यानी याद लिख दो आप खुद ही, स्टील में सबसे ज़्यादा, फिर जल और फिर वायु। तो ऐसे जमाने के लिए ऑप्शन भी आ जाए, घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप कर सकते हैं इजीली, आराम से। तो हमेशा ध्यान रखें कि ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो इससे 5-7 क्वेश्चन जो भी बनेंगे जब भी, आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बनता है कि निम्नलिखित में से चाल सर्वाधिक होगी, जल में, निर्वात में, वायु में या लकड़ी में। तो हमें पता है लकड़ी एक ठोस है, तो लकड़ी में ही सबसे ज़्यादा होगी, बेसिक सी बात है ना। इसलिए आप टेंशन ना ले, ये वाले जो अपनी थ्योरी है उसको अच्छे से आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने देखा है बहुत सारी बार आता है, IAS में तक आया हुआ है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है, ये बोल रहा है ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है कि प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इससे धुआं निकल रहा है, एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये मान लीजिए व्यक्ति जो है इससे 2 किलोमीटर दूर खड़ा है। फिर भी अगर ये सीध में है, एक सीध में, तो इसको जो इस ट्रेन का धुआं जरूर दिख जाएगा, लेकिन इसकी आवाज़ इसको नहीं सुनाई देगी उस टाइम पे। क्यों, धुआं जो है, मान लीजिए यहाँ से जो प्रकाश है इसकी आंखों तक तो जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन जो इसकी ध्वनि है, मान लीजिए ट्रेन के इंजन की जो फिलहाल जो चल रहा है उसकी ध्वनि, मान लीजिए इस प्रकार से जाते हुए यहीं पे ख़त्म हो गई, तो इस तक तो पहुँची नहीं है। प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए ये इस व्यक्ति तक पहुँच जाती है। तो इसलिए प्रकाश से तो धुआं तो उसको दिख गया, लेकिन इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक है। एक बिजली में भी सेम यही होता है। मान लीजिए ज़मीन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ज़मीन है और इसके यहाँ पर बादल है। जब बरसात के मौसम में हम देखते हैं बादल जो है तड़ित जंजा बोलते हैं, जिसको बिजली गिरना बोलते हैं हम, तो बिजली तो पहले आ जाती है, यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो हमारे पास पहले ही आ जाता है, और बादल की आवाज़ जस्ट 1 या 2 सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश पहले आ गया हमारे पास, इसका मतलब क्या है, यानी प्रकाश की चाल क्या है, ध्वनि से ज़्यादा है ना। हमारे राजस्थान में इस पे बहुत सारी कहावतें भी है, इंद्र भगवान के रूप में भी इसको जोड़ के देखा जाता है। तो साइंस का सिर्फ इतना ही फैक्ट है कि यह प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल से, तो बस इसमें यही होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन होगा, इसमें जो भी ऑप्शन है आपको सिर्फ यह टिक करना है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है तुम्हें पता है, मैंने बता रखा है, मैं रिवीजन फिर भी करवा देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है, यानी प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है, गमन कर सकता है, लेकिन क्या वायु कर सकती है, नहीं कर सकती है। यानी कि हमारी ये ध्वनि नहीं कर सकती है। ध्वनि की जो चाल होती है 322 मीटर प्रति सेकंड किस में होती है, गैस में नॉर्मली। यानी तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटे मोटे कंसेप्ट है, बिल्कुल आप इसे याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ डीबी वाला है, प्रबलता वाला। मैंने कल ही आपको बताया था प्रबलता, ये ऐसे क्वेश्चन है, देखिए मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है ना। अगर इतना पढ़ाना आता है तो आगे भी मैं आपको इससे हाई लेवल से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बात वो नहीं है, जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ मैं, है ना। अब ये ना सोचे कि सर ने पढ़ा है उनमें से ही सर करवा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला है 20 से 30 dB, दूसरा है 50 से 60 dB, और तीसरा है 30 से 40 dB, और चौथा क्वेश्चन है 90 से 100 dB। मैंने कल ही आपको बताया था कंसेप्ट कि अगर हमारी जो श्वसन दर है, जो हम श्वास लेते हैं,
ये श्वसन की जो डीबी होती है प्रबलता क्या होती है 10 डीबी। इसके बाद फुसफुसाहट यानी कान में कोई चुपके से बात करता है तो उसकी डीबी कितनी होती है 30 डीबी। और सामान्य जो व्यक्ति है हम वार्तालाप यानी बात करते हैं तो उसकी जो डीबी कितनी होती है डेसिबल। डीबी का मतलब डेसिबल, प्रबलता का मात्रक है, प्रबलता में नापा जाता है मतलब इसको डेसिबल को। यानी वार्तालाप की क्या होती है 60 डीबी। और इसके बाद यातायात दिख रहा होगा, हाँ यातायात में क्या होता है 70 डीबी होती है यातायात की। और इसके बाद फैक्ट्रियां जो है, फैक्ट्रियों यानी आसपास आपके फैक्ट्री अगर आवाज़ आ रही है तो उसका 80 डीबी होता है लगभग। और 80 डीबी से अगर अधिक चला जाए तो आपके कान के लिए कष्टदायक होता है, ठीक है। और ये लगभग 80 से 150 के आसपास चला जाए तो आदमी जो है पागल हो जाता है। यानी इतनी ज़्यादा ध्वनि उसके दिमाग में जाएगी कानों से कि वो पागल हो जाता है। माफ़ करें, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए इस वीडियो को कट करके सेकंड वीडियो इसके अंदर जोड़ना पड़ा है, ठीक है। अक्सर मैं वीडियो ऐसे कट नहीं करता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मैं ऑफलाइन मैच पढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत अनुभव है। तो इसलिए क्या है कि कट वो लगाते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है, कुछ गलत बोल देते तो फिर वो कट लगाने का काम ही करते हैं। खैर चलते हैं आगे। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एक, ये बार बार पूछा जाता है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक नर ध्वनि को मादा से अलग करती है। तो पहला इसके अंदर है प्रत्यास्थता, दूसरा है प्रबलता, और तीसरा है आयाम, और चौथा ऑप्शन है तारत्व। कल ही मैंने एक ढोल का उदाहरण और इसमें एक विसल का उदाहरण लेके आपको समझाया था कि विसल जो होती है अगर कान के पास आपके कोई बजाएगा तो ज़्यादा चुभेगी ढोल की तुलना में। तो इसका मतलब क्या है, वो तीखी आवाज़ है और तीखी में तय आता है और तारत्व में भी तय आता है। तो तीखापन यानी तारत्व ज़्यादा है उसका, ठीक है। तारत्व मतलब फ्रिक्वेंसी, यानी कि तारत्व ज़्यादा मतलब इस प्रकार से वो गति करेगी, और तारत्व कम है तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो कम आवृत्ति वाली है ये तो हमारे कान को नहीं चुभती है, लेकिन ये वाली चुभती है। और ये आवृत्ति जो है लड़कियों में या छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इनकी आवृत्ति क्या है, पतली होती है आवाज़, यानी तीखी होती है। तो तारत्व का गुण है। तो ध्यान रखें, जब भी आवाज़ पतली मोटी, बच्चों की आवाज़, महिला की आवाज़ ये आ जाए तो आपको सिर्फ तारत्व पे ध्यान देना है, प्रबलता पे ध्यान नहीं देना है। प्रबलता का मतलब होता है कितना तेज में और तीखेपन में फ़र्क है ना। तो प्रबलता तो आयाम से जुड़ी, लेकिन तारत्व किससे जुड़ा हुआ है, आवृत्ति से। तो आवृत्ति जिसकी ज़्यादा तारत्व उसका ज़्यादा, जो तीखापन जिसका ज़्यादा होगा आवृत्ति ज़्यादा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी महिला की आवाज़ बहुत तीखी है तो उसमें कौन सा गुण है। तो उसमें अगर आवृत्ति लिखा हो, आप आवृत्ति को टिक करें, क्योंकि जो आवृत्ति जिसकी ज़्यादा है उसका क्या है, तारत्व ज़्यादा है, यानी तीखापन ज़्यादा है, ठीक है। प्रत्याशा नहीं हो सकता। प्रत्याशा का मतलब है कोई एक ठोस वस्तु है, आप इधर से भी दबा रहे इधर से भी दबा रहे, जैसे मान लीजिए रबड़, इसको दबा रहे, दबाने के बाद जब इससे वापस आप छोड़ेंगे, इस पर बल लगाना छोड़ देंगे, वापस ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के आएगी, ये होता है प्रत्याशा। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है प्रत्याशा का, ना प्रबलता है। प्रबलता का मतलब तो ऊंचापन, कितनी तेज आवाज़, आयाम भी नहीं, आयाम तो प्रबलता से जुड़ा हुआ है। तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा, तारत्व आएगा। तो जब भी आवाज़ की ऐसे बात करें आप सिर्फ तारत्व लगाए, बिना सोचे समझे फालतू में ये प्रबलता पे ना जाए, ठीक है। ये प्रबलता जो है आयाम के लिए आती। इसके बाद है क्वेश्चन है, निम्न में से, अभी आपको प्रबलता समझ में आ जाएगा कि किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। किसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, पहला है रेलवे इंजन, दूसरा है हवाई जहाज की उड़ान भरना, और तीसरा ऑप्शन है मोटर गाड़ी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पॉप म्यूजिक, ठीक है। ये बोल रहा है कि सबसे ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि प्रदूषण हमने पहले ही बताया मैंने, डीबी में, यानी प्रबलता को किस में, डेसिबल में नापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण जब ज़्यादा हमें कब लगता है, यानी 80 से ज़्यादा होने पे हमारे कान को चुभने लगता है वो,
है ना, कष्टदायक होता है डीबी में, तो डीबी किससे निर्भर करती है? प्रबलता से। और जितनी जिसकी आवाज़ ज़्यादा प्रबल होगी वो क्या होगा? असहनीय होगा। तो रेलवे इंजन की तुलना में आप खुद सोच सकते हैं कि जब हवाई जहाज उड़ती है, अपनी उड़ान भरती है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ हवाई जहाज की आएगी। मुझे बताइए, क्या एक म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक की आवाज़ हवाई जहाज से ज़्यादा आ सकती है क्या? पास में कहीं बज रहा है पॉप म्यूजिक नॉर्मल, पॉसिबल ही नहीं है। मोटर गाड़ी क्या बताइए, हवाई जहाज से ज़्यादा आती है क्या मोटर गाड़ी की आवाज़? बिल्कुल नहीं। रेलगाड़ी की भी नहीं आती है। तो ऑप्शन यही बचा है हमारे पास, यानी प्रबलता इसकी ज़्यादा है। प्रबलता में क्या होता है? और आयाम, आयाम भी क्या है इसका? अधिक है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें याद रखें। और मेरे लेक्चर को अगर आपने अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ उसे लेक्चर को अटेंड करें। मेरी गारंटी है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा 101% आपको समझ में आएगा। और एक भी क्वेश्चन आज के बाद धोनी का आपके नहीं छूटने वाला है। इसलिए चैनल पे आप बने रहे मेरे साथ। ऐसे आप मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई मानकर पढ़े। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ। बस आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि आपको भी कुछ दे पाऊँ, आज चीज़ों को समझ पाओ कि वाकई चीज़ें इतनी कठिन नहीं होती है जितना लोग इनको समझ लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते एक लाइक करके जरूर जाए। जय हिंद, जय भारत।